अध्याय 1978 बाय रुआंकिंग बनाम कोरचेलेक 2। मुख्य शिष्यों में भी तांग यान एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। वह पिछले कोर डिसिप्लिन टूर्नामेंट में 7वें स्थान पर थे। उन्होंने जिस तलवारबाजी का अभ्यास किया वह बेदाग तलवारबाजी थी, जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी और उससे डरती थी। उसने एक बार एक कुख्यात स्वर्गीय सच्चे अमर डाकू को अपनी मांद में खदेड़ दिया था और उससे जुड़े सभी संप्रदायों और शक्तियों को नष्ट कर दिया था। उस घटना के चलते उनका नाम दुनिया में जोर शोर से गूंजने लगा। वह 51 का था, लेकिन अपने बाहरी रूप के मामले में वह अपने शुरुआती बिसवा दशा में किसी से अलग नहीं दिखता था। उसकी छेकी घनीभूत और स्वस्थ थी, और ऐसा लगा कि वह अपने हाथ की एक लहर के साथ तलवार ख्यूई के विनाशकारी तूफान को मार सकता है। चाहे वह खड़ा हो, प्रसिद्धि हो या ताकत हो, उसे उनमें से किसी की भी कमी नहीं थी। उस समय वह अपने निवास के प्रांगण में खड़ा था, अपनी तलवार से सुंदर प्रहार कर रहा था। यह सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन नजारा था, लगभग मानो कोई कुशल चित्रकार को देख रहा हो। टैंग यान ने अपनी हरकतें रोक दी और अपनी तलवार वापस ले ली। वे झटके अभी भी हवा में खूबसूरती से तैर रहे थे, बहते धुएं की याद ताजा कर रहे थे। गू गू, एक जंगली पक्षी अनजाने में धुएं के बीच उड़ गया। पेंग, जैसे कि यह एक मांस स्लाइसर के बीच में धराशायी हो गया हो। पूरे क्षेत्र में ताजा खून बिखरा हुआ था। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर धूल में बिखर चुका था। बधाई हो, सीनियर 10। आप अंततः बेदाग तलवारबाजी में बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में एक जवान आदमी चला गया। वह मुख्य शिष्यों में 8वें स्थान पर थे। गोई माइबो जंगोवेल पर पढ़ना। कॉम, कृपया। भले ही वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बिसवा दशा में था, सच्चाई यह थी कि वह भी अपने अर्धशतक में था। छद्म अमर तक पहुंचने वालों का जीवन काल 300 वर्ष से अधिक होगा। सच्चे अमर क्षेत्र में उन्नति से किसी के जीवन काल में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन किसी की ऊर्जा और जीवन शक्ति का और अधिक संघनन कृषक को अपनी ताकत और युवावस्था को बनाए रखने की अनुमति देगा। जैसे उनके अर्धशतक में अभी भी सच्चे अमर काश्तकारों के बीच युवा माने जा सकते हैं। इस तकनीक को 30 साल तक लगन से खेती करने के बाद मैंने आखिरकार कुछ हासिल कर लिया है। अगले कोर डिसिप्लिन टूर्नामेंट में शीर्ष 5 में पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। टैंग यान ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह इसलिए था क्योंकि वह इस तलवारबाजी में महारत हासिल करने में विफल रहा था कि वह पिछले टूर्नामेंट के दौरान 7वें स्थान पर फंस गया था। हालांकि अब जब वह महान उपलब्धि पर पहुंच गया था, तो उसके लिए शीर्ष 5 में पहुंचना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। आरोही बादल तलवार मंडप हमेशा अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। जैसे कि जो लोग शीर्ष 5 मुख्य शिष्यों में शामिल हो सकते थे, उन्हें पहले से ही युवा पीढ़ी के शीर्ष 20 में माना जा सकता था। जो लोग शीर्ष 5 मुख्य शिष्यों में शामिल होने का प्रबंधन करते हैं, उनके पास संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग बनने का मौका होगा। अग्रिम बधाई, सीनियर टैंग। गुओ यी ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली। आरोही बादल तलवार मंडप के महत्वपूर्ण मामलों को प्रबंधित करने वाले मुख्य बुजुर्ग मुख्य रूप से मुख्य शिष्यों के शीर्ष 5 विशेषज्ञों से आए थे। उदाहरण के लिए 100 साल पहले एल्डबाई ये लगातार मुख्य शिष्यों में शीर्ष 3 में थे। केवल वही जो उससे आगे निकलने में सक्षम था, वह था एल्डहेतियान। चिंता न करें, मैं एक प्रमुख बुजुर्ग बनने के बाद आपके बारे में नहीं भूलूंगा। टैंग यान ने ऊपर देखने से पहले थोड़ा मुस्कुराया। आपके लिए मुझसे मिलना दुर्लभ है। कुछ ऊपर है। ठीक है, बात यह है, सीनियर टैंग, आपकी हमेशा से बाय रुआंकिंग में दिलचस्पी रही है ना? गुओ यी ने पूछा। हाँ, यह सही है, टैंग यान ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। बाय रुआंकिंग का गुस्सा भले ही खराब हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड और लुक बेहतरीन था। अगर वह उससे शादी कर सकता है, तो यह उसके भविष्य के विकास के लिए बेहद उपयोगी होगा। वह संप्रदाय का उत्तराधिकारी भी बन सकता है। यह उन्हें महाद्वीप के शीर्ष आंकड़ों में से एक बना देगा। वह मुख्य शिष्यों में 17 स्थान पर है, लेकिन किसी कारण से उसने आज अचानक वांग हाओ को चुनौती दी। आपका मतलब 16वीं रैंक वांग हाओ से है? तांग यान ने पूछा। उस साथी को बहुत शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसकी जल स्मृति तलवार अभी भी निपटने के लिए काफी कठिन है। उनकी तलवार का इरादा नदी की तरह सुचारू रूप से बहता है, रचनात्मक अभेद्य रक्षा। यहाँ तक मुझे इससे निपटने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। मुझे नहीं लगता कि बाय रुआंकिंग उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मौका देगी। वांग हाओ वास्तव में निपटने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन मुझे अभी अभी खबर मिली कि बाय रुआंकिंग ने वांग हाओ का सिर 2 बार काट दिया। कुल मिलाकर उसने 3 से भी कम चालें चली। गुओ यी ने कहा।
3 से कम चालों में उसने 2 बार वांग हाओ को मार डाला। तांग यान दंग रह गया। वह बाई रुआंकिंग और वांग हाओ की क्षमताओं से पूरी तरह वाकिफ थे, और यह कहा जा सकता है कि वांग हाओ बाई रुआंकिंग से मजबूती से आगे थे, भले ही वे एक दूसरे से केवल एक रैंक दूर थे। वांग हाओ को बाई रुआनिकिंग द्वारा 3 से भी कम चालों में कैसे मारा जा सकता था, 2 बार उल्लेख नहीं करने के लिए। वह मादा डायनासोर इतनी शक्तिशाली कब बनी? वांग हाओ से निपटने के बाद बाई रुआंकिंग नहीं रुकी। उसने वांग हाओ से ऊपर के लोगों को चुनौती दी, और मुझे जो खबर मिली है वह यह है कि उसने रैंक 15 सुनजियान, रैंक 14 यांगहू और रैंक 13 डूजुआन को हराने के लिए एक ही चाल का इस्तेमाल किया। गुओ यी ने कहा। एक ही चाल से उसने 16वीं से 13वीं तक सभी को समाप्त कर दिया। वो कैसे संभव है? टैंग यान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है। चलो देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। गुओ यी ने सिर हिलाया। तांग यान की तलाश के लिए उसके पास जाने का मुख्य कारण वास्तव में इस मामले के कारण था। उन दोनों ने अपने ईथर टोकन निकाले और ईथर हॉल में प्रवेश किया। बहुत जल्द वे निजी द्वंद्वयुक्त क्षेत्र में आ गए। वहां उन्होंने देखा कि बाहर बहुत से लोग बैठे हैं जिनके चेहरों पर उदासी छाई हुई है। हॉन किंग, तुम यहाँ क्यों हो? उनमें से एक हॉन किंग नाम का एक युवक था, और वह मुख्य शिष्यों में 10वें स्थान पर था। तथ्य यह है कि वह मुख्य शिष्यों के बेहद प्रतिस्पर्धी शीर्ष 10 पदों में शामिल हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सच्ची क्षमता थी। मुख्य शिष्यों के बीच शक्तियों का अनौपचारिक अलगाव था। पहली रैंक ने सबसे ऊपरी सोपान बनाया, दूसरे और तीसरे स्थान ने दूसरा सोपान बनाया, फिर चौथे से छठे स्थान ने तीसरा सोपान बनाया, 7वें से 10वें स्थान ने चौथा सोपान बनाया, और 11वें से 20वें स्थान ने 5वां सोपान बनाया। इनमें से प्रत्येक सोपानक ने एक विशाल शक्ति अंतर का प्रतिनिधित्व किया। 7वें स्थान पर टैंगयान चौथे सोपानक से संबंधित था, लेकिन उसके पास जो ताकत थी वह पहले से ही कई निराशाओं को छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। क्या बाई रुआंकिंग ने न केवल 13वीं रैंक तक के विरोधियों को हराया था? हॉन किंग अपने चेहरे पर इस तरह की पराजित अभिव्यक्ति के साथ बाहर क्यों इंतजार कर रहा होगा? यह देखते हुए कि हॉन किंग उसी के जैसे ही थे, बाई रुआंकिंग के लिए उसे हराना संभव नहीं होना चाहिए। हॉन किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर बाई ने एक ही चाल में मेरा सिर काट दिया था। चाहे वह आंतरिक शिष्य हो या मुख्य शिष्य, यह अपने वरिष्ठ से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को संबोधित करने का एक सम्मेलन था। यह संप्रदाय के भीतर अनकहे नियमों में से एक था। क्या आप कह रहे हैं कि बाई रुआंकिंग ने आपको चुनौती दी और जीत गई? गुओ यी की भौहें हैरानी से उठी। उसने अपने ऊपर के विरोधियों को एक एक करके चुनौती दी। मैंने सोचा कि यह कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं एक ही झटके से सिर से कट गया। यह मेरे लिए वैसा ही है। क्षेत्र के कुछ अन्य युवक युवतियों ने भी शोर मचाया। ऊपर देखने पर टैंगयान ने देखा कि 11 और 12 रैंक भी मौजूद थे। उनके चेहरों पर बेबसी के भाव थे। यहाँ तक वे बाई रुआंकिंग की तलवारबाजी का सामना करने में भी असमर्थ थे। ईथर हॉल में हमारी खेती लेसर स्यूडो इमोर्टल में तय की गई है। फिर भी वह बिना किसी आराम के 16वें स्थान से 10वें स्थान तक सभी को अकेले ही अपने वश में करने में सक्षम थी। क्या उसमें अब भी आगे बढ़ने की ताकत है? टैंगयान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बाई रुआंकिंग की तलवारबाजी वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गई है। गुओ यी ने अचानक कुछ सोचा, और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। एक पल इंतजार करें। तथ्य यह है कि आप सभी वास्तव में यहाँ हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वह है? वास्तव में उसने 9वीं रैंक लू यू को चुनौती दी है। अगर वह लड़ाई जीत जाती है तो आप? हॉन किंग ने सिर हिलाया। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, दरवाजे अचानक से खुल गए। एक महिला का सिर बाहर निकला। गुओ यी, तुम यहाँ हो? क्या अच्छा समय है? अंदर आ जाओ। गुओ यी, आकस्मिक स्वर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बात करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। आप यहाँ मुख्य शिष्यों को चुनौती दे रहे हैं, उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको आराम की आवश्यकता नहीं है? अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका द्वंद्व क्यों नहीं है? तांगयान ने अचानक कहा। वास्तव में हमारे पास सभी को देखने के लिए सार्वजनिक द्वंद्व क्यों नहीं है? वैसे भी यहाँ हम में से कुछ ही हैं, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सहमति में प्रतिध्वनित किया। चूंकि बाई रुआंकिंग पहले से ही एक एक करके उनके पास जा रही थी, इसलिए अब छिपाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। एक सार्वजनिक द्वंद्व। बाई रुआंकिंग ने गुओ यी की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मैं सीनियर टैंग के सुझाव का पालन करूंगा।
गुओई ने सिर हिलाया। मेरी ओर से मंजूरी है। कमरे से बाहर निकलते ही बाई रुआकिंग ने सिर हिलाया। चलो फिर बाहर द्वंद्वयुद्ध रिंग की ओर चलें, गुओई ने कहा। इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, बाई रुआकिंग ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा और सीधे गुओई तक चली गई। क्या आप यहाँ कदम रखने का इरादा रखते हैं? गुओई ने नहीं सोचा था कि बाई रुआनिक्विंग वहां जाने वाली है। चकित होकर उसने अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठा ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे अचानक उसके गले में छुरा घोंपने का दर्द महसूस हुआ। पाद उसका सिर सीधे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें भय से फैल गईं, मानो उसे इस बात पर विश्वास ही न हो रहा हो कि यह सच है। गुओई के साथ व्यवहार करने के बाद बाई रुआकिंग ने तानग्यान की ओर रुख किया और कहा, हो गया, अब आपकी बारी है। शुरू में वह सीनियर अंकल झांग द्वारा दिए गए हॉरिजॉन्टल स्लैश से थोड़ी अपरिचित थी, लेकिन एक के बाद एक कई मुख्य शिष्यों को आसानी से मारने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसके वरिष्ठ चाचा ने उसे केवल कई मिनट तक पढ़ाया था, लेकिन उसकी तलवारबाजी में पहले से ही इतना सुधार हो चुका था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डैन शियाओटियन के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह शायद ही सोच सकती थी कि अगर वह 2 घंटे के मार्गदर्शन के माध्यम से भी होती तो वह कितनी शक्तिशाली होती। तुम मुझे यहाँ भी चुनौती देना चाहते हो? टैंग का चेहरा खिल गया। यह जगह करेगा, यह हमें काफी परेशानी से बचाएगा, बाई रुवानिकिंग ने जवाब दिया। क्या आप कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हैं? टैंग ने खतरनाक तरीके से जवाब दिया। यह सच था कि वह अतीत में गुओई की तुलना में बहुत अधिक मजबूत नहीं था, लेकिन बड़ी उपलब्धि तक बेदाग तलवारबाजी की खेती करने के बाद वह पहले से ही वही व्यक्ति नहीं था। मुझे समय के लिए धक्का दिया गया है। मुझे अभी भी शीर्ष 5 को चुनौती देनी है, तो चलो एक दूसरे का समय बर्बाद न करें, ठीक है? बाई रुआकिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। टैंग का चेहरा लाल हो गया। चूंकि यह मामला है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं आप पर आसान हो जाऊंगा। अपनी कलाई की एक झिलमिलाहट के साथ उसने तुरंत तलवार कीची के असंख्य प्रहारों को परिवेश में छोड़ दिया। क्या वह बेदाग तलवारबाजी में प्रमुख उपलब्धि तक पहुंच गया? कितना दुर्जेय! इस तरह के कौशल के साथ उसे कम से कम शीर्ष 5 में पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में जो लोग उपस्थित थे वे कुशल तलवार चलाने वाले थे, इसलिए उन्होंने टैंग की तलवारबाजी में सुधार पर तुरंत ध्यान दिया। कौन जानता था कि टैंग ने पिछले कुछ महीनों में इतनी बड़ी सफलता हासिल की होगी। दुर्जेय! इस कदम को देखकर बाई रुआकिंग ने भी टिप्पणी की। बेदाग तलवारबाजी ने हर जगह तलवार की क्यूई के निशान छोड़े, जैसे कि जो लोग इसके हमले के क्षेत्र में घुस गए थे उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा। भले ही उसका क्षैतिज स्लैश एक शक्तिशाली आक्रामक कदम था, लेकिन यह बेदाग तलवारबाजी के लिए एक अच्छा मैच नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि आपने बेदाग तलवारबाजी को इस स्तर तक बढ़ाया होगा। मुझे एक पल दे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा और तुमसे लड़ने के लिए वापस आऊंगा। फिर उसका शरीर हल्के टुकड़ों में बिखर गया और दृष्टि से ओझल हो गया। इस भीड़ हैरानी से एक दूसरे को घूर रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। टैंग भी दंग रह गया। उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष उसके सिर को काटने के लिए सीधे दौड़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने गुओई के साथ किया था। अगर उसने वास्तव में ऐसा किया होता तो वह पलटवार करता। अंत में यह उबाल जाएगा कि कौन तेज था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष बस पलट कर चला जाएगा। उसने उसे जाने से पहले उसका इंतजार करने के लिए भी कहा। सीनियर टैंग गुओई, जो अभी अभी एक और ईथर टोकन का उपयोग करके फिर से प्रवेश किया था, भी दंग रह गया। चलो यहाँ प्रतीक्षा करें, टैंग ने उत्तर दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि वह हमें कुछ समय के लिए यहाँ प्रतीक्षा करने से जीत पाएगी।